ओके, सो हम लोग एयर पॉल्यूशन जो पढ़ रहे थे उसके आगे के सोर्सेस पढ़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़े थे थर्मल पावर स्टेशन के स्मोक स्टैक्स, चिमनी, इसके बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात की थी। आज हम लोग दूसरे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज पॉल्यूशन बाय ऑटोमोबाइल। वी नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय ऑटोमोबाइल? दीज आर द vehicles, as we know there are टू व्हीलर्स, मोटर बाइक्स वगैरह इसमें आती हैं, थ्री व्हीलर्स आते हैं, रिक्शाज आते हैं, ऑटो रिक्शाज, इसके अलावा फोर व्हीलर्स, आपको मालूम है इसमें कार्स हैं, इसके अलावा बसेस हैं और भी सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं दे आर द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है ये ऑटोमोबाइल। अगर आप इन ऑटोमोबाइल के बारे में मेट्रो सिटी में से बात करें, मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है, एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं। इनमें व्हीकल का जो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ने की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। तो वन क्वेश्चन कि ऑटोमोबाइल कैसे पॉल्यूशन करते हैं? यस, वेरी सिंपल थिंग है कि ऑटोमोबाइल में जो बेटा फ्यूल होता है इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में हम लोग मेनली गैसोलीन की बात कर रहे हैं। यस, यू नो दैट दो कैटेगरीज हैं इसमें, पेट्रोल और डीजल। जब पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है तो इस पेट्रोल और डीजल के कंबशन से कुछ बेटा पॉल्यूटेंट पैदा होते हैं। क्या क्या पैदा हो सकते हैं? जैसे कि अनबर्न्ड, आधे जले हुए हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन कॉज करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट में कॉज द पॉल्यूशन। इसके अलावा NO2 और द नॉक्सेस, मैंने बोला था नॉक्सेस में होती हैं NO2, N2O, ये गैसेस हैं। इसके अलावा देयर में भी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सो जब कभी भी फॉसिल फ्यूल या गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल इनका कंबशन होगा तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बेटा प्रोड्यूस होंगे। ये पॉल्यूशन का बड़ा कॉज है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप जानते हो इसकी पॉइजनिंग क्या कर सकती है, नॉक्सेस हैं, SO2 है। आप कह सकते हैं कि ये SO2 और NO2 पॉल्यूशन क्यों कंसीडर की जाती है? यू नो दैट NO2 हो या SO2 हो, दीज आर द NO2 और SO2 ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी और वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देती हैं HNO3 प्लस HNO2 का मिक्सचर, और यहाँ पर बन सकता है H2SO4, और ये रेन के साथ बरस सकता है, रेन के साथ आ सकता है। इस तरीके की रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, और एसिड रेन के अपने क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो फॉसिल फ्यूल में ये जो नॉक्सेस हैं या सल्फर डाइऑक्साइड हैं ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। ये सब चीज़ें जो पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं ये एयर में पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं, और इनसे बचने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए। मैं इसको मिटाऊं उसके पहले आप इसे समझने की कोशिश करिए कि हमारा आज सेकंड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है, इट इज़ अ पॉल्यूशन बाय ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब है हम लोग व्हीकल की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर एंड सो ऑन। बड़े व्हीलर भी होते हैं जैसे कि लार्ज व्हीलर्स में बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। ओके, इनसे पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है। मेट्रो सिटीज़ और दूसरी बड़ी सिटीज़ में इनका ज़्यादा नंबर है क्योंकि वहाँ पर व्हीकल का नंबर बढ़ता जा रहा। पॉल्यूशन क्यों होता है उसका कारण है कि हम लोग यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं। इनमें जो इंजन होते हैं वो फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल, और इन पेट्रोल और डीजल से फॉसिल फ्यूल के कंबशन से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, नॉक्स प्रोड्यूस होती है, SO2 प्रोड्यूस होती है। वन थिंग मोर,
ये जो SO2 प्रोड्यूस होने का कारण है वो क्या है? SO2 एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर इटसेल्फ, सल्फर इट इज द कंटेंट ऑफ क्रूड ऑयल। जो हमारे क्रूड ऑयल्स होते हैं इनमें सल्फर एक नेचुरल कंटेंट है, और जब हम क्रूड ऑयल लेंगे तो पेट्रोल डीजल उसी क्रूड ऑयल से बनता है, तो सल्फर कम नहीं हो पाता और उस वजह से जब बर्निंग होती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में प्रोड्यूस होता है। अब बोल सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्सेस हमें क्या काम कर सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्सेस जब कभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, जब बारिश होगी वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, HNO2 HNO3 का मिक्सचर बनाएंगे, इधर H2SO4 बनाएंगे, रेन होगी और ऐसी रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है और ये हमारे साथ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कर सकता है। आयरन बर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी है जो हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो बात ये है, क्या हम लोग ऑटोमोबाइल पे रोक लगा सकते हैं? बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में इनसे बचने के लिए यू नो दैट मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि सिटी के अंदर का पॉल्यूशन कम हो सके। फिर भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा क्योंकि व्हीकल की खरीद बढ़ती जा रही, लोग कार ले रहे हैं, लोग बसेस से ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से बढ़ता जा रहा है। खैर, अब आप इसे कैसे कम कर सकते हैं? इसको कम करने का तरीका क्या हो सकता है? हम कैसे इस एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो कम करने के लिए हमारे पास 2 या 3 पॉइंट हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। पहला पॉइंट है, इट इज अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ओके। सो पहला पॉइंट है कि हम अपने ऑटोमोबाइल का प्रॉपर मेंटेनेंस करें। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे, उसकी इंजन का प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। इसके अलावा हम लोग अनलेडेड पेट्रोल यूज करें। अनलेडेड पेट्रोल से मेरा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलेडेड पेट्रोल? यू नो दैट अनलेडेड पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड ना पाया जाता। ओके, वंस मोर, ओके। सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस करें। ऑफ ऑटोमोबाइल का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। दूसरा, अनलेडेड पेट्रोल का यूज करें। सबसे पहली बात है कि अनलेडेड पेट्रोल ही क्यों? वाई लेड इज नेसेसरी, याद रखना पड़ेगा। लेड दैट इज पीबी, ये पहले इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जो इग्निशन इंजन होते हैं, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता था फ्यूल में। लेड क्या है? ये इंजन की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता था। याद रहे, अगर हम फ्यूल में लेड यूज करेंगे तो लेड यूज करने से फायदा क्या होगा? जो इंजन की नॉकिंग है वो कम हो जाएगी। नॉकिंग होने से इंजन खराब होने लगते हैं, तो इंजन को खराब होने से बचाने के लिए हमें उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करना है। अगर नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करना है तो कोई ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो एंटी नॉकिंग हो, जो नॉकिंग के विरुद्ध काम करता हो। तो पहले पेट्रोल और डीजल में ये लेड वाला, ये जो लेड वाला पेट्रोल था ये यूज किया जाता था। लेकिन आजकल आप लोग किसी भी पेट्रोल पंप में विजिट करें, वहां पर साफ साफ लिखा होता है इट इज अनलेडेड पेट्रोल। कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनलेडेड पेट्रोल। इसका मतलब है इस पेट्रोल में लेड नहीं है। लेड क्या यूज किया जाता था? एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी से। लेकिन आजकल लेड को यूज नहीं करते, और जब अगर लेड यूज नहीं करते तो लेड जो होगा वो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस किया करता था, और आजकल जो है टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। तो अनलेडेड पेट्रोल को यूज करिए, प्रॉपर मेंटेनेंस करिए। इसके अलावा वी कैन यूज कैटालिटिक कन्वर्टर।
इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। व्हाट आर द कैटालिटिक कन्वर्टर? कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर वो है जो इन पॉल्यूटेंट की अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, नॉक्सेस को, सल्फर डाइऑक्साइड को, यू नो दैट, इन सब के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करेंगे। सो कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं उसको समझने के लिए हम लोग एक बार इस टॉपिक को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यस, पॉल्यूशन बाय ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का मतलब व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर्स हैं। अब हो क्या रहा है कि इनमें बेटा फॉसिल फ्यूल कंबशन हो रहा है। फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन पैदा हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही, नॉक्सेस पैदा हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो रही हैं। लेड यूज होता था पहले पेट्रोल और डीजल में। लेड यूज होने की वजह से कुछ लेड की टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जो पोल्यूशन का काम कर रही हैं। अगर हम लोग ऑटोमोबाइल के पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो हम क्या करें? पहले तो हम लोग व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस करें, उसकी सर्विस कराते रहें। दूसरा, जिस समय पर कंबशन के लिए हम लोग फ्यूल यूज करें तो अनलेडेड पेट्रोल यूज करें। अच्छा, लेड यूज ही क्यों होता था? लेड इसलिए यूज होता था ताकि इंजन की नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो सके, इससे इंजन ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सके। और आजकल हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर भी यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आर दिस कैटालिटिक कन्वर्टर? इन्हें समझने की कोशिश करिए। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? ओके, सो कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली ये बेटा मेटल्स है, ओके, या फिर कुछ हाईली प्रेशियस एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के बहुत प्रेशियस एलिमेंट है। अब ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं कि जो आपके पॉल्यूटेंट पैदा हो रहे हैं उनका कन्वर्जन कर दे रहे हैं। नाम है कैटालिटिक कन्वर्जन। सो कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर द मेटल्स और द प्रेशियस एलिमेंट्स which convert pollutant, जो pollutant को convert कर रहे हैं into harmless substances, जो harmless substances में उन्हें convert कर दे रहे हैं। तो basically these metal act like catalyst, ये कैटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। याद रखना, इन कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ कन्वर्टर के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 272 देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है। इट इज प्लैटिनम एंड पैलेडियम। इसका एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा देयर इज अ रोडियम। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर कहां पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन इंजन, इग्निशन इंजन। और जिस समय पर इग्निशन इंजन में फ्यूल बेटा पॉल्यूटेंट पैदा कर रहा होगा, उन पॉल्यूटेंट को वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर में। ये कौन काम कर रहा है? इट इज प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि इंजन में प्रेजेंट है। और ये जो इंजन में प्रेजेंट प्लैटिनम और पैलेडियम और रोडियम जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर है जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हुआ करता था फॉसिल फ्यूल से। याद करो, आपको मैंने पढ़ाया था, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, कंबशन होगा, इसकी बर्निंग होगी तो क्या क्या पैदा हो सकता है? यस सर, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकती है। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हुई तो वहां पर अगर कैटालिटिक कन्वर्टर है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में प्रोड्यूस कर देगा? CO2 में। CO2 इज लेस हार्मफुल गैस। ऐसा नहीं कि हार्मफुल गैस नहीं, इट इज लेस हार्मफुल गैस। इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे कि नॉक्सेस पैदा होती थी, नॉक्सेस का मतलब है NO2, N2, इस तरीके की जो गैसेस पैदा होती थी इनको कन्वर्ट करके वो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देगा। एंड दीज आर रादर हार्मलेस गैसेस।
अगर मैं इन गैसेस के रेस्पेक्ट में इन गैसेस के बारे में बात करूं तो ये कुछ हार्मलेस गैसेस हैं। समझ में आया आपको? सो अगर आप एनलिस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास 2 3 4 पॉइंट हैं। अगर ऑटोमोबाइल बढ़ रहे हैं इस दुनिया में तो पोल्यूशन होगा, क्योंकि गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल ये सब ये कंबशन होगा, और कंबशन होगा तो आपके सामने प्रोड्यूस होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नॉक्सेस। इन सब को ये चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है कैटालिटिक कन्वर्टर। मेटल्स प्रेसियस एलिमेंट हैं, जैसे कि प्लैटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम है। जब कभी भी ये इग्निशन इंजन में यूज़ करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और नॉक्सेस को एंड नाइट्रोजन गैसेस में चेंज कर देंगे, और इस तरीके से पॉल्यूशन को कम करने लगेंगे। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या क्या देखा? पहली बात तो देखा है, अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करिए, अपना व्हीकल को प्रॉपर मेंटेनेंस में डालिए, रोज़ मतलब इसकी प्रॉपर सर्विसेज चालू होनी चाहिए, रहती रहनी चाहिए। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करिए, और कैटालिटिक कन्वर्टर से हम लोग पॉल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, और कम करना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इस सोर्स ऑफ इस वाले सोर्स ऑफ आपने जो पढ़ा है बेटा, पॉल्यूशन के सोर्स को पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंट सोर्स और इसके अलावा भी कुछ और सोर्स हैं पॉल्यूशन के, उनको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, फिलहाल हमारे सामने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑल्दो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक बड़ा टॉपिक और भी है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने रखूँगा, और वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो इसके बाद जो डिफरेंट सोर्स है, इसके बाद वाले जो डिफरेंट सोर्स है, इट इज नॉइज। नॉइज, इट इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन। नॉइज भी एक एयर पॉल्यूशन का ही टाइप माना गया है। इसको समझने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखना पड़ेगा। हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक एयर एक्ट बनाया गया, और इट इज ऑल्सो नोन एज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। और ये जो एक्ट था इंडियन गवर्नमेंट ने 1981 में दिया था, और इस 1981 में इस एक्ट के द्वारा एयर पॉल्यूशन को रोकने की बात कही गई थी। लेकिन इस एयर एक्ट में या फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में एक अमेंडमेंट होता है, एक सुधार होता है। ये सुधार वहाँ की हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकारों में, हमारी राज्यसभा, लोकसभा ने किया था, और ये अमेंडमेंट 1987 में होता है। और इस 1987 में नॉइज वाज आल्सो इंक्लूडेड। नॉइज, इट इज इंक्लूडेड इन एयर पॉल्यूशन। नॉइज को भी हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन में कंसीडर कर लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि नॉइज को जब हमने एयर पॉल्यूशन में कंसीडर किया, सो हाउ नॉइज इज गोइंग टू बी एक्ट लाइक अ पॉल्यूटेंट, कैसे ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट कर सकता है। तो नॉइज को समझने के लिए पहले हम लोग नॉइज की टेक्निकल डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, नॉइज और द साउंड, साउंड इंटेंसिटी को नापने के लिए, साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, एंड दैट यूनिट इज नोन एज डेसिबल। बेल, ग्राहम बेल के नाम से बेल है, और डेसी का मतलब ये होता है डेसी, एक यूनिट है, डेसिबल। डेसिबल नाम से हम लोगों के पास एक यूनिट है, जिस यूनिट की बेसिस पर हम साउंड की इंटेंसिटी को नापने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी भी कोई नॉइज संज्ञा में कोई साउंड मानी जाए तो याद रखना, इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्यान से सुनिएगा, इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड
इट इज मोर देन 80 डेसिबल, अगर वो 80 डेसिबल से ज्यादा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इट इज कंसीडर्ड एज नॉइज। तो हम किसी भी साउंड को नॉइज नहीं बोलते कि किसी भी साउंड को हम लोग नॉइज बोल दें। नॉइज हम तभी बोलते हैं जब वो 80 डेसिबल इंटेंसिटी वाली, यानी 80 डेसिबल यूनिट से किसी भी साउंड की यूनिट ज्यादा है तो हम उसे नॉइज कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉइज एक टर्म है जिसमें क्वांटिटी भी आती है एंड क्वालिटी भी आती है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को डिफाइन करने में जो क्वांटिटी डिफाइन करने का तरीका है दैट इज साउंड इंटेंसिटी, और साउंड इंटेंसिटी में 80 डेसिबल। ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है ये 30 से 50 डेसिबल के बीच में होती है। तो 30 से 50 डेसिबल पर जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है इसको हम लोग नॉइज नहीं बोल सकते टेक्निकली। किस बेसिस पर? क्वांटिटी वाइज। कई बार क्वालिटी वाइज चीजें भी नॉइज के अंडर में आ सकती हैं। जैसे कभी कभी कुछ सॉन्ग्स आपको पसंद है और वो पसंद हुए सॉन्ग आपको बहुत नॉर्मल, बहुत मेलोडियस लगते हैं, लेकिन इंटेंसिटी वही होने के बाद कुछ आपको ऐसे सॉन्ग भी होंगे जो बड़े इरिटेटिंग लगते हैं। तब उस समय पर हो सकता है कि वो 60-70 डेसिबल के आसपास की साउंड हो, यानी नॉइज की क्वांटिटी की बेसिस पे कमजोर हो, लेकिन वो आपके दिमाग को इरिटेट कर रहा है, तब वहां पर क्वालिटी भी नॉइज को कंसीडर कर लेती है। सो नॉइज को कंसीडर करने के लिए क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, लेकिन अगर कभी डेफिनेशन दी जाए तो ये क्वालिटी वाइज डेफिनेशन ही आप लोग आगे बढ़ाइएगा, क्वांटिटी वाइज डेफिनेशन नहीं आगे बढ़ाइएगा। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने तीसरा सोर्स पढ़ा, और तीसरे सोर्स में हमने पढ़ा नॉइज इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। नॉइज को एयर पोल्यूशन क्यों माना गया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉ दिए हैं, इनमें से एक है एयर एक्ट, या फिर इसी का नाम रखा गया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1981 में दिया गया था। इस 1981 के इस एक्ट में 1987 तक आते आते एक सुधार हुआ, और उस सुधार में हमने नॉइज को भी पोल्यूशन के अंदर में, एयर पोल्यूशन के अंदर में रखा गया। फिर बोला गया किस साउंड को हम लोग नॉइज बोलेंगे, तो बोलेंगे सारे साउंड इंटेंसिटी को नॉइज नहीं बोलेंगे। साउंड को नापने के लिए, साउंड इंटेंसिटी को नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है डेसिबल, और उस डेसिबल की बेसिस पर हमने बताया कि अगर कोई भी साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल से ज्यादा की है तो हम उसे नॉइज मान लेंगे। ऑल्दो केवल क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाइज भी हम नॉइज को डिफाइन कर सकते हैं। खैर, नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान 30 से 50 डेसिबल का भी जो साउंड है वो भी नॉइज कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो क्वांटिटी के हिसाब से तो नॉइज नहीं है, क्योंकि 30 से 50 इसका मतलब 80 डेसिबल के नीचे, तो फिर ये नॉइज कब कंसीडर किया जा सकता है? अगर उसकी क्वालिटी हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ईयर के लिए इरिटेटिंग है। बट अगर डेफिनेशन में क्वांटिटी क्वालिटी दोनों हो और बोथ ऑप्शन ना हो, तो आप किसको जाइएगा? क्वांटिटी, एंड एनी इंटेंसिटी मोर देन 80 डेसिबल इट विल बी कंसीडर्ड एज नॉइज पॉल्यूशन। ऐसा मानना है कि अगर 150 डेसिबल, या फिर ये माना जा रहा मोर देन 140 डेसिबल, लगभग 150 डेसिबल की जो साउंड है, जैसे कि जेट एयरप्लेन या कहीं और जगह से प्रोड्यूस की जा रही है, तो याद रखना 150 डेसिबल से ज्यादा या 140 डेसिबल से ज्यादा बेटा जो साउंड है, ये हमारे ईयर ड्रम को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। ईयर ड्रम का मतलब होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हमारे कान में एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, इट इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकती है, परमानेंटली डैमेज कर सकती है। और अगर परमानेंटली डैमेज हो सकती है तो हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं।
अगर जेट प्लेन का जो साउंड है 150 डेसिबल के साथ है या उससे ज्यादा है, उस साउंड के सामने आपको एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसा एक्सपोजर जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपोजर किया गया और थोड़ी देर के लिए भी आपको इस जेट प्लेन की साउंड के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। अगर कान के पर्दे फट गए तो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब हो सकती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब हो गई या ईयर ड्रम खराब हो गया तो आप हियरिंग एबिलिटी को लूज कर सकते हैं परमानेंटली। मैंने शब्द लिखा है परमानेंटली, ये बात आप ध्यान रखें। पर कहते हैं एक्यूट एक्सपोजर के साथ साथ अगर आप किसी क्रोनिक एक्सपोजर में, याद रखना ये क्रोनिक शब्द क्या होता है, क्रोनिक एक्सपोजर का मतलब होता है लॉन्ग टाइम एक्सपोजर। बहुत दिनों से आप किसी एक्सपोजर में, जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री वर्कर है, आप एक इंडस्ट्री वर्कर हैं, आप एक किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री में नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, लो लेवल का नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है। लो लेवल का मतलब है इतना नहीं है जितना कि जेट की वजह से 140 या 150 डेसिबल का, नहीं, लो लेवल का भी नॉइज इज अराउंड 80 to 90 डेसिबल का भी है। अगर इसका एक्सपोजर क्रोनिक किया जाए, यानी बहुत दिनों तक, सालों तक अगर ये एक्सपोजर किया जाए तो ये एक्सपोजर भी, याद रखना क्रोनिक का मतलब है बहुत देर तक, अगर ये एक्सपोजर किया जाए तो ये भी आपकी परमानेंट हियरिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। परमानेंट हियरिंग इंपेयरमेंट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉइज केवल एक्यूट समय पर, अगर बहुत तेजी से एक बार में बोला गया तभी केवल डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर छोटा मोटा नॉइज आपको बहुत सालों तक कॉन्टिन्यूअस किया जाए तब भी ये आपकी हियरिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउअडेज एक क्रोनिक एक्सपोजर से जुड़ी एक बहुत सिंपल और एक बहुत साधारण बात है जो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे कि आप लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं और ईयरफोन यूज करते हैं। ये जो मोबाइल ईयरफोन है, इनका अगर साउंड लेवल बढ़ा करके, आप साउंड लेवल बहुत ज्यादा, आप हाई साउंड लेवल पर उसको बढ़ा करके गाना या सॉन्ग कुछ भी सुन रहे हैं, तो याद रखना अगर दिन भर में आप 10-12 घंटे रोज ये मोबाइल ईयरफोन आपके अपने कान में लगा करके बैठे हैं तो ये एक क्रोनिक एक्सपोजर हुआ। और ये क्रोनिक एक्सपोजर आपको आगे चल तक बुढ़ापे तक आते आते कुछ सालों में, 10 सालों के अंदर अंदर आपकी हियरिंग एबिलिटी को कम करने लगेगा। ये बात आप याद रखें। सो आप लोग ईयरफोन, मोबाइल के ईयरफोन को बहुत कॉशियसली यूज करने की कोशिश करिए, वरना ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप समझ लें। तो दो तरीके के एक्सपोजर मैंने आपको सिखाए, एक एक्यूट एक्सपोजर हम सिखाए जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की 140 से 150 डेसिबल की इंटेंसिटी वाली है। ये 140 से 150 डेसिबल वाली जो इंटेंसिटी है ये तुरंत आपके कान के पर्दे को फाड़ सकती है और आपको परमानेंटली हियरिंग इम्पेयरमेंट में ले जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक्यूट प्रॉब्लम ही आपको ऐसा कर सकें। क्रोनिक समय तक, लंबे समय तक अगर आप लोग किसी ऐसी साउंड के साथ रख रहे हैं जो लो लेवल की साउंड भी है, उतनी नहीं है जितनी कि जेट वाली थी, तब भी आपका हियरिंग एबिलिटी का इम्पेयरमेंट हो सकता है। यू नो दैट क्यों हो सकता है? क्योंकि बेटा ये धीरे धीरे आपकी हियरिंग ऑडिटरी नर्व को इरिटेट करते रहते हैं और इरिटेट करते करते आपकी हियरिंग एबिलिटी को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। और मैंने आपको बताया कि आपको अपने मोबाइल के ईयरफोन को बहुत कॉशियसली यूज करना चाहिए। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम भी है, अदर प्रॉब्लम रिलेटेड विथ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस के साथ रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे स्लीपलेसनेस। अब आप सोचिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर एक बहुत बड़े लाउड स्पीकर से
माता रानी का जगराता चल रहा है और पूरी रात भर चल रहा है, तो आपके साथ क्या होगा? स्लीपलेसनेस। इसी स्लीपलेसनेस को हम लोग इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। नींद आने में दिक्कत आने लगेगी, स्लीपलेसनेस। पैल्पिटेशन, ये शब्द याद रखना, पैल्पिटेशन, साउंड पॉल्यूशन से पैल्पिटेशन होने लगते हैं, हार्ट बीट जो होंगी ये इंक्रीज होने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल की धड़कन आपकी कान में सुनाई पड़ रही, पैल्पिटेशन होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है, सांस लेने की गति भी बहुत तेज होने लगती है आपकी। इसके अलावा आपको स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज्यादा नॉइज को झेल नहीं सकते, कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये नॉइज पॉल्यूशन, ये इतनी बड़ी चीज है। यानी यू नो दैट अर्बन सोसाइटी की बड़ी प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है ये नॉइज। आप सुबह उठते हैं एक नॉइज के साथ और सोने जाते हैं एक नॉइज के साथ, कई बार आप नॉइज के साथ ही रात भर सोते हैं। और हो सकता है कि सोने में दिक्कत आ जाए तो स्लीपलेसनेस है, जिसे इंसोम्निया बोल सकते हैं, पैल्पिटेशन है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने लगेंगे, स्ट्रेस होने लगेगा। तो आपको मालूम है डिप्रेशन तक हो जाते हैं इस नॉइज पॉल्यूशन से। नॉइज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सी देन व्हाट आर द सोर्स फॉर द नॉइज पॉल्यूशन? तो सोर्स क्या है सर? क्या सोर्स है जिसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है? तो आपको आसानी से मालूम होगा नॉइज पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। देखिए हाउस हेल्ड सेटिंग में आप जहां पर लेते हैं लाउड स्पीकर्स लोग बहुत बजाते हैं, ये लाउड स्पीकर हैं बड़े सोर्स। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, इसके अलावा इनमें प्रेजेंट हॉर्न्स, ऑटोमोबाइल में प्रेजेंट हॉर्न, उनकी वजह से भी बेटा नॉइज पॉल्यूशन बहुत होता है। लाउड स्पीकर्स, ऑटोमोबाइल्स, हॉर्न, ये सब नॉइज पॉल्यूशन के बड़े कारण हैं, याद रखना है। इसके अलावा जेट प्लेन्स एटसेट्रा, ये सब नॉइज पॉल्यूशन के बड़े कारण हैं। और हम नॉइज पॉल्यूशन से बच कैसे सकते हैं? व्हाट इज द वे ऑफ प्रिवेंशन? हम कैसे बच सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन से? तो बेटा आप लोगों को मालूम है देयर आर सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमने कुछ हॉर्न फ्री जोन बनाए हैं, ऐसे जोन जहां पर अगर आपने हॉर्न बजाया गाड़ी का तो ये अनलॉफुल है, ये लॉफुल नहीं है, ये एक अवैध चीज है, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते। जैसे हॉर्न फ्री जोन में हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को रखा है। हॉस्पिटल जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉर्न वाले साउंड नहीं हो सकते। स्कूल्स है, स्कूल्स के चारों तरफ भी हम लोगों ने हॉर्न फ्री जोन रखा है, लेकिन हम कितना मानते हैं वो हम जानते हैं। तो एक तो हमें हॉर्न फ्री जोन बनाने चाहिए। दूसरा हमें यू नो दैट परमिसिबल, हमें परमिशन लेनी चाहिए, परमिसिबल यू नो नॉइज लेवल इन फायर क्रैकर्स। जब हम दिवाली में फायर क्रैकर्स फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका भी नॉइज लेवल बहुत यू नो परमिसिबल जोन में होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे नहीं छुड़ा सकते, अगर उन्हें छुड़ाया तो उससे बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो याद रखना परमिसिबल नॉइज लेवल इन फायर क्रैकर कर सकते हैं, हॉर्न फ्री जोन बनाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो वहाँ पर साउंड प्रूफिंग करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये साउंड प्रूफिंग क्या होती है? हम लोग ऐसे मटेरियल चारों तरफ यूज करते हैं दीवालों पे जहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे। तो यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं साउंड से बचने के लिए। इसके अलावा एक बड़ा टर्म है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज नोन एज यूज ऑफ ग्रीन मफलर। अब शब्द है ग्रीन मफलर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन मफलर? हमें मालूम है
हम रोड साइड में दोनों तरफ, रोड साइड में जहां पर भी आप रोड साइड में चलते हैं दोनों तरफ ट्री प्लांटेशन करते हैं। कई बार दो रोडों के बीच में, दो रोड्स के बीच में, सॉरी, एक मान लीजिए ये एक रोड है, ये एक रोड है, और इन रोड के बीच में भी हम लोग ग्रीन जोन बनाते हैं। एंड दिस ग्रीन जोन, इस ग्रीन जोन में हम लोग प्लांट लगाते हैं। और ये जो प्लांट है ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ये प्लांट साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनको लगाने पर, दोनों तरफ इनको लगाने पर हम लोग इसका नाम देते हैं ग्रीन मफलर। ग्रीन क्यों? क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड है। मफलर क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है। ये प्रोटेक्शन करता है किससे? साउंड, बहुत ज्यादा साउंड, जो ऑटोमोबाइल का साउंड है उससे आपको प्रोटेक्शन करता है। So there are so many sources of noise pollution as well as there are so many ways to prevent the sound pollution. So ये रहा एक छोटा सा टॉपिक जो मेरे हिसाब से आपकी बुक में दिया था और आपको आना चाहिए। उसके बारे में जो भी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, आनी ही चाहिए। खैर चलिए इसे एक बार रिवाइज करते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में हमने दूसरा देखा नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी। बहुत सारी प्रॉब्लम में से हम लोगों ने ईयर ड्रम का रप्चर होना देखा, एक्यूट एक्सपोजर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये देखा, और बेटा क्रोनिक एक्सपोजर से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये देखा। इसके अलावा अदर प्रॉब्लम है जैसे स्लीपलेसनेस है, इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद ना आने की बीमारी, पाल्पिटेशन हो सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ सकती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। अच्छा, ये इतना सारा सब जब प्रॉब्लम हो रहा है तो ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? तो हमने बोला लोग बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। तो लोग कहेंगे लाउड स्पीकर को यूज़ करना बंद कर दो। आपके घर में मोहल्ले में माता का जगराता हो रहा, क्या आप बंद करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे, लोग गुस्सा हो जाएंगे, रिलीजियस। या फिर आपको मालूम है मॉस्क में, मस्जिदों में, ऐसा सब जगह है, हर रिलीजन में, कोई एक रिलीजन में नहीं है ऐसा। सो ऑटोमोबाइल भी हैं जिसकी वजह से बेटा उनमें हॉर्न है, उनकी वजह से भी जेट प्लेन्स हैं, इंडस्ट्री हैं, यहाँ पर खूब सारा नॉइस पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करें? पहले तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कुछ हॉर्न फ्री जोन बनाते हैं। जैसे हॉस्पिटल और स्कूल्स के चारों तरफ हॉर्न बजाना मना होता है। हम लोग परमिसिबल नॉइज लेवल के फायर क्रैकर ही छुड़ाएं, बहुत ज़्यादा साउंड वाले फायर क्रैकर ना छुड़ाएं दिवाली और उसमें दशहरे में। साउंड प्रूफिंग करें, यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज़ करें। इसके अलावा हम लोग ग्रीन मफलर प्रोड्यूस करें। ग्रीन मफलर एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है रोड साइड, सड़क के दोनों तरफ आपने देखे होंगे पेड़ लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। कई बार अगर बेटा 1 वे या 2 वेज जा रहे हैं तो बीच में भी एक ग्रीन जोन बनाते हैं, वहाँ पर भी पेड़ लगाते हैं। ये जो ग्रीन मफलिंग होती है, ग्रीन मफलिंग जो होती है ये आपको नॉइस पॉल्यूशन से बचाती है। क्यों? क्योंकि पौधे बड़े बढ़िया एब्जॉर्बर होते हैं साउंड को, और साउंड को वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और इस तरीके से हम नॉइस पॉल्यूशन से बच सकते हैं। देखिए, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने सोर्सेज में आपको क्या क्या सिखा दिया, अगर आपको याद हो। पहले मैंने आपको सिखाया स्मोक स्टैक्स, थर्मल पावर स्टेशन, इंडस्ट्रीज। दूसरे नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया ऑटोमोबाइल्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन। तीसरा मैंने आपको नॉइस पढ़ाया। तो आप इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहले स्मोक स्टैक्स, चिमनीज, इंडस्ट्रीज, वहाँ के पॉल्यूशन, फिर ऑटोमोबाइल के पॉल्यूशन, फिर नॉइस पॉल्यूशन, और उससे रिलेटेड कुछ लॉज हैं, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ प्रिवेंशन एक्ट हैं, प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट हैं, वो उनको आपको समझना पड़ेगा। मैं थॉरो एनसीईआरटी बेस्ड अपना टॉपिक रख रहा हूँ। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता हूँ और जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पेपर जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इस वजह से आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे और पॉइंट आपको समझ में आते रहे। ओके, सो नाउ देयर इज अ वन केस हिस्ट्री हियर। हमारे पास एक केस हिस्ट्री है, और वो केस हिस्ट्री भी हमें पढ़नी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी में लिखी हुई एक केस हिस्ट्री है, एंड दैट इज रिलेटेड विथ ऑटोमोबाइल pollution, rather automobile related air pollution.
और इससे रिलेटेड कुछ डाटा हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, और उन डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे जब हम लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। ये केस हिस्ट्री है बेटा दिल्ली की। दिल्ली की हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। बोलते हैं दिल्ली में व्हीकल का जो पॉपुलेशन है, व्हीकल पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास जो व्हीकल है इट इज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग। एक कॉन्टिन्यूअस इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, बसेस बढ़ती जा रही हैं बेटा, वहां पर पहुंचने वाले ट्रक्स बढ़ते जा रहे हैं, कार बढ़ते जा रहे हैं। इवन उन्होंने कार के बारे में बताया है कि जो एक कार है, और ये डाटा इन्होंने इट इज टेकन द ईयर 1990, 1990 का डाटा है कि 1990 में, याद रखना, जो दिल्ली में व्हीकल थी यानी कार थी, ये दो स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल प्लस गुजरात में जितनी कारें हैं, वेस्ट बंगाल और गुजरात में जितनी भी कार हैं, उनसे ज्यादा कार दिल्ली में थी। यू नो दैट कार को बेसिकली दो ही फ्यूल पर ज्यादातर समय पर यूज किया जाता है, आइदर इन पेट्रोल और बाय द डीजल। आजकल नाउअडेज सीएनजी यूज होने लगी है, लेकिन बेसिकली डीजल कार और पेट्रोल कार 1990 में बहुत ज्यादा 1990 के समय पर तो सीएनजी नहीं था, तो हम लोग मान सकते हैं कि उस समय डीजल और पेट्रोल कार की भरमार थी। बोलते हैं विश्व की 41 कंट्री आउट ऑफ 41 कंट्रीज, 41 कंट्रीज में दिल्ली वॉज 4th among 41 कंट्रीज, और ये जो इसका चौथा स्थान था, इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के रूप में था। सॉरी, ये जो कंट्री है इसकी जगह पर आप सिटी लिखिएगा। तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में चौथा नंबर था। ऑल्दो ये 1990 का डाटा है, उसके आसपास का डाटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब से डाटा सुधरा है। दिल्ली कॉन्टिन्यूअस एयर पॉल्यूशन के मामले में बढ़ती ही जा रही है। एयर पॉल्यूशन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग है। और अगर थोड़ी सी भी आप लोग बेटा न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो इस साल दिवाली के आसपास आपको याद होगा, दिवाली के 2-3 दिनों के बाद विद इन 1 वीक, 1 वीक तक वहां पर स्मॉग पड़ा रहा था, यानी पूरी तरीके से फुल स्मॉग रहा था, पूरी तरीके से स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन था, और विजिबिलिटी कम हो गई थी, इतना पॉल्यूशन था दिल्ली में। और तो अभी तो हम ये डाटा जो बात कर रहे हैं, डाटा बात कर रहे हैं हम लोग 1990 की। तो अगर आप न्यूज़ देखते तो आपको मालूम है अभी पिछली दिवाली में वहाँ पर कितना पोल्यूशन हुआ था, इतना पोल्यूशन हुआ था कि वहाँ पर धुएं के बादल से बन गए थे। इवन धुआं स्मॉग फॉग की तरह बेटा ट्रैवल कर रहा था, और उस धुएं की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई थी। तो ये कुछ डाटा है, केस हिस्ट्री है जो आपको पढ़नी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो इस केस हिस्ट्री में हम लोग कहाँ की केस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आपको मालूम हो, ये दिल्ली की केस हिस्ट्री है। और इस केस हिस्ट्री में मैं ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो बेटा व्हीकल है इनका नंबर बढ़ता ही जा रहा, बसेस बढ़ती जा रही हैं। याद रखना 1990 में कारों की संख्या जो थी वो 2 सिटीज से ज़्यादा थी। दिल्ली में जितनी कारें थी वो वेस्ट बंगाल और गुजरात में गुजरात को मिलाकर जितनी कारें थी उनसे ज़्यादा स्टेट्स में, जो उन दोनों स्टेट्स में कार थी उनसे ज़्यादा दिल्ली में अकेले कार थी। और 41 जो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड सिटीज़ थे उनमें से चौथा नंबर था दिल्ली का। और इसको देखते हुए एक PIL लॉन्च की गई, इट इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
इसी को हम लोग जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने अगर न्यूज सुनी होगी हिंदी में, जनहित याचिका, ये वो याचिकाएं हैं, ये वो प्लीड हैं, वो बातें हैं जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। अब किसी भी कोर्ट में दिया जा सकता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई जनहित याचिका थी, ये PIL थी। और बोला गया था कि इसमें कुछ कंसीडर करें, इसका सीरियस कंसीडरेशन करें। और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियस इशू बताया, और इस सीरियस इशू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, याद रखना सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं, इन सारी बसेस को डीजल से कन्वर्ट, डीजल फ्यूल पे जो चलती थी, इनको कन्वर्ट करके CNG बसेस में चेंज कर देना चाहिए। अब आप दिल्ली में जाएं, दिल्ली में जो भी बसेस चलती हुई मिलेंगी उनमें डीजल कंबशन नहीं हो रहा होगा, CNG कंबशन होगा। और CNG बसेस में चेंज करने के लिए 2002 तक आते आते पूरी तरीके से जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में चल रहा, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में चल रहा, वो पूरी की तरह CNG में कन्वर्टेड है। और इन्हीं बसेस को वहां पर ग्रीन बसेस के नाम से जानते हैं। ऑल्दो ये ग्रीन बसेस का ये मतलब नहीं कि ये ग्रीन ही होनी चाहिए, ग्रीन बसेस का मतलब है ये पॉल्यूशन को कम करके हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने वाली बसेस हैं। सो आप बोल सकते हैं कि CNG क्या है। यस, आपको CNG का फुल फॉर्म पहले से मालूम है, इट इज नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, इस नेचुरल गैस का मेजर पोर्शन मीथेन है। कुछ और भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, नो डाउट आपको मालूम है, कुछ और भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, प्लस सम अदर हाइड्रोकार्बन। उन हाइड्रोकार्बन को यूज किया गया। सो अब आप पूछ सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि सर डीजल में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो CNG में नहीं है? CNG ऐसा क्या कर देती है कि CNG से पॉल्यूशन कम हो जाता है? यस, आपको CNG यूज करने के कुछ फायदे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ओके ओके, पहला फायदा है CNG बर्न एफिशिएंटली। ये बहुत एफिशिएंटली बर्न होती। डीजल उतना एफिशिएंटली बर्न नहीं होता जितना CNG बर्न होती है। दूसरा फायदा है वेरी लिटिल प्रोडक्शन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो बेटा आप को देखते थे कि जो हाइड्रोकार्बन थे पॉल्यूशन के दौरान पैदा होते थे, इनका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तीसरा फायदा है CNG इज चीपर, सस्ती है। ये डीजल से ज्यादा सस्ती थी, इससे हमें इकोनॉमिकली फायदे भी है, इकोलॉजिकल फायदे के अलावा इकोनॉमिकल फायदे भी थे। एंड CNG में कोई मिक्सिंग नहीं की जा सकती, जैसे कि डीजल और पेट्रोल में एडल्ट्रेशन हो सकता है, मिक्सिंग हो सकती है, उसमें समझ लो मिलावट हो सकती है, लेकिन CNG में मिलावट के चांसेस नहीं थे। लिटिल और नो एडल्ट्रेशन इन CNG। ये मैं केस हिस्ट्री दिल्ली की बात कर रहा हूं। दिल्ली की PIL में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो सबसे पहला स्टेप लिया गया, उस स्टेप के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली जितनी बसेस हैं, उन बसेस को डीजल से CNG में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैं बता रहा हूं कि CNG में कन्वर्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। पहली बात, CNG बहुत एफिशिएंसी के साथ जलती है।
हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। सीएनजी चीपर है, सस्ती है, जो डीजल से सस्ती मिलती है, और बहुत कम एडल्टरेशन है। इसके अलावा सीएनजी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इन्हें शॉर्ट आउट कर लिया गया। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, इट इज द लेइंग डाउन ऑफ पाइपलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट सीएनजी। सीएनजी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइपलाइन का लेइंग डाउन करना। दूसरा, सीएनजी पंप को एस्टेब्लिश करना। आपको मालूम है, अगर आप किसी शहर में जाएंगे तो डीजल और पेट्रोल पंप आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सीएनजी पंप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा मुश्किल आती है, थोड़ा आसानी से नहीं होते। बाय द वे, ये काम किया गया और इस तरीके से उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका पे काम होने लगा। लेकिन जनहित याचिका केवल बसेस को ही सुधारे ऐसा नहीं है, क्योंकि बसेस से प्रॉब्लम थी, बसेस के अलावा प्रॉब्लम कार से भी थी, बड़े 3 व्हीलर से भी प्रॉब्लम थी, जिनमें डीजल और पेट्रोल अभी भी चलाया जा रहा था। तो जो पीआईएल में एक कंपलसरी किया गया वो कि सीएनजी हो जाए, वो कंपलसरी केवल बसेस के लिए किया गया, कार के लिए नहीं किया गया। तो फिर कार के लिए क्या किया गया, अदर व्हीकल के लिए क्या किया गया, उसको समझने के लिए बोर्ड हटाना पड़ेगा मुझे, इसलिए पहले ये जवाब दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए, पहला पॉइंट, जो दिल्ली का केस है, उस दिल्ली के केस को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई, जनहित याचिका डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ा सीरियस कंसिडरेशन से सीरियसली सुना, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं उनको सीएनजी में तब्दील कर दिया जाए, सीएनजी बसेस बना दिया जाए। इन्हें ग्रीन बसेस का नाम दिया गया। अच्छा, सीएनजी बसेस बनाने से इतने क्या फायदे हैं? पहले बात तो सीएनजी बहुत बढ़िया, बहुत एफिशिएंटली बर्न होती है, लिटिल प्रोडक्शन होता है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का, सीएनजी चीपर है और कम एडल्ट्रेशन है, इसमें मिलावट बहुत कम हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई सीएनजी से रिलेटेड, जैसे कि पाइपलाइन बनाने में डालने में दिक्कत हुई, सीएनजी पंप डालने में दिक्कत हुई। आपको सीएनजी का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। सो सी दिस, जो हमारी पीआईएल डाली गई थी, ये पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आपने अभी अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, और सुप्रीम कोर्ट की इस पीआईएल में एक्शन लिए गए। जो सबसे पहला एक्शन लिया गया था, इट वाज द सीएनजी बसेस। ये पहला एक्शन था जिससे पॉल्यूशन थोड़ा कम होने लगा, बसेस से जो पॉल्यूशन था वो थोड़ा कम होने लगा। लेकिन केवल अकेला यही एक्शन नहीं था, इसके अलावा भी कुछ और एक्शन थे, जैसे कि फेजिंग आउट फ्रॉम ओल्ड व्हीकल। अगर 15 साल से पुराना कोई व्हीकल था तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। आप 15 साल से पुराना व्हीकल दिल्ली में चला नहीं सकते। तो इसका मतलब जिस बेटा व्हीकल की इंजन खराब हो चुके हैं 15 साल में, अगर 15 ईयर में इंजन खराब हो चुका है तो उस इंजन को वहां से कैंसिलेशन पे कर दिया था, कैंसिल कर दिया जाता है कि अब उसे रजिस्टर नहीं किया जाएगा, उसका नंबर कैंसिल कर दिया जाता था, फेजिंग आउट कर दिया जाता था। इसके अलावा अनलेडेड पेट्रोल का यूज चालू किया गया। आपको मैंने पहले बताया था, अनलेडेड पेट्रोल का मतलब है लेड फ्री पेट्रोल को यूज किया गया। अगर लेड फ्री पेट्रोल को यूज किया गया तो आपको मालूम है वहां पर कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं, उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ होगा, याद रहेगा। इसके अलावा चौथा जो यूज किया गया, इट इज द यूज ऑफ लो सल्फर, कम सल्फर वाले गैसोलीन को यूज करने का क्राइटेरिया बनाया गया, यानी डीजल और पेट्रोल लो सल्फर वाला कंटेंट वाला यूज करने के लिए बताया गया। पांचवा काम बताया गया, याद रखना, कि कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए जाएं, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए जाएं इन इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए जाएं। तो देखिए, दिल्ली के केस में जो पीआईएल थी उसके बाद
क्या क्या एक्शन लिए गए। पहली बात तो सीएनजी बसेस की गई, जितनी बसेस थी वो सीएनजी की गई। पुराने व्हीकल को वहां से हटाया जाने लगा। 15 साल से पुराना अगर व्हीकल है तो उसे कहा गया कि भैया दिल्ली से हटा दो, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। अनलेडेड पेट्रोल को यूज करने के लिए रखा गया। जितने भी पेट्रोल पंप थे वहां लेड फ्री पेट्रोल मिलने लगा। लेड फ्री होने से बेटा टॉक्सिक गैसेस कम होने लगी। यूज ऑफ लो सल्फर गैसोलीन, डीजल और पेट्रोल में कम सल्फर वाला डीजल और पेट्रोल यूज किया जाएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सल्फर और आया कहां से। मैंने बोला ये सल्फर इज नेचुरल कंटेंट ऑफ गैसोलीन। पेट्रोल में या क्रूड ऑयल में, जो हमारा क्रूड ऑयल निकलता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनते हैं, उसमें सल्फर जो होता है वो नेचुरल कंटेंट में होता है। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए गए। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। इसी तरीके से पीआईएल के रिस्पेक्ट में क्या क्या बातें हैं। नंबर 1, सीएनजी बसेस। सारी बसेस को 2002 तक आते आते पूरी बसेस को सीएनजी कर दिया गया। पुराने व्हीकल को वहां से हटा दिया गया। अनलेडेड पेट्रोल यूज किया गया। लो सल्फर वाला डीजल यूज किया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए गए। मैं बार बार ही इनको क्यों बोल रहा हूँ, सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि केवल यही 5 पॉइंट नहीं है। नो, इसके अलावा एक बहुत मेजर स्टेप लिया गया, और ये मेजर स्टेप है बेटा जिनको हम लोग बोल रहे हैं मास एमिशन स्टैंडर्ड। इस शब्द को याद रखना, मास एमिशन स्टैंडर्ड बनाए गए। मास एमिशन स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ बेटा नॉर्म बनाए गए, लॉफुल नॉर्म्स, नॉर्म बनाए गए, और इन नॉर्म की बेसिस पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए गए। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आज भी आप दिल्ली में जाइए, अगर आपका व्हीकल का या फिर किसी भी शहर में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना है, इसका मतलब वो व्हीकल नॉर्म में नहीं माना जाएगा, और उस व्हीकल को चलाने पर आपको चालान तक हो जाता है। तो मास एमिशन स्टैंडर्ड पैदा किए गए। ये पता किया गया कि किसी भी व्हीकल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी अनबर्न कार्बन निकल सकता है, उसके बारे में बताया गया। तो यार कुछ नॉर्म बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। इन नॉर्म को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम लोगों ने यूरोप से बेटा यूरोप से हम थोड़ा सा इम्प्रेस हुए, यूरो नॉर्म के रूप में, भारत स्टैंडर्ड के रूप में हम लोगों ने इनको देखा। तो जो ये छठा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं with the name of Euro norm and भारत स्टेट स्टैंडर्ड, ओके, एमिशन स्टैंडर्ड। तो चलिए हम लोग इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए केस हिस्ट्री में आपको जो जो समझ में आया बताइए। पीआईएल डालने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने के बाद जो तुरंत एक्शन लिए गए, पहला तो सारी सीएनजी बसेस को सीएनजी कर दिया गया, पुराने व्हीकल को हटा दिया गया, लेड फ्री पेट्रोल और डीजल यूज़ किए गए, लो सल्फर वाला पेट्रोल और डीजल यूज़ किया गया। इसके अलावा मास एमिशन स्टैंडर्ड के नॉर्म बनाए गए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट पैदा किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर हम लोगों ने ये बात देखी कि कोई भी व्हीकल ऐसा ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा हो और पोल्यूशन की गैसेस हो रही हो। तो कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए वो मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ। इन द नेम ऑफ अ सिंपल टॉपिक दैट इज नोन एज यूरो नॉर्म, या फिर BSES। आपको लगेगा व्हाट इज BSES, तो इसको समझने के लिए इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं। इट इज नोन एज भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लें, भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड, इस नाम से याद रखना। ओके, सो इसको समझने के लिए या इसको समझने के लिए हम लोग पहले यूरो नॉर्म को समझते हैं। यूरो नॉर्म एक्चुअली यूरोपियन कंट्री के नॉर्म है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है ना, फ्रांस है, इन कंट्रीज में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने कुछ लॉफुल रूल बनाए थे। किस बात के लिए लॉफुल रूल बनाए थे?
इन्होंने कहा था इस दुनिया में जितने भी इग्निशन इंजन हैं, याद रखना, बहुत सिंपल बात है, पहले ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद मैं भारत स्टेज में बोल दूंगा। तो यूरोपियन कंट्री में कुछ लॉ ऑफ रूल्स बनाए गए थे और बोला क्या गया था कि जब भी किसी भी इग्निशन इंजन में फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग होगी, तो जब भी इस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो नो डाउट अनबर्न कार्बन हाइड्रोकार्बन बाहर आएंगे, हाइड्रोकार्बन बाहर निकलेंगे, अनबर्न हाइड्रोकार्बन बाहर निकलेंगे। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, इसके अलावा नॉक्सेस निकलेंगी लाइक NO2 एटसेट्रा, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ये तो बेटा आएंगे ही, बाहर निकलेंगे ही, ठीक है, ये तो बेटा इनका एक्सपल्सन होगा ही, ये तो बाहर आएंगे। अगर कोई इंजन बेटा काम करेगा, इग्निशन इंजन काम करेगा, तो हाइड्रोकार्बन बाहर आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आएंगी, नॉक्सेस बाहर आएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आएंगी, ये तो बाहर आएंगी, कंबशन होने पर ये चीजें निकलती ही निकलती। लेकिन इनकी कंसंट्रेशन को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। सो नॉर्म आर द नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो डिसाइड करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट, इन पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं कि कितनी परमिसिबल जोन है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोकार्बन निकल रहे तो जितना निकल रहा निकलने दो, नहीं, इसकी एक परमिसिबल जोन बताई गई कि अगर उस परमिसिबल जोन से ज्यादा हाइड्रोकार्बन निकल रहा है तो फिर वो इंजन अच्छा कंबशन नहीं कर रहा, ऐसी गाड़ी को हटा दो। समझ गए? तो स्टैंडर्ड बनाए गए, नॉर्म बनाए गए, और नॉर्म किस बात के लिए बनाए गए? सब नॉर्म फॉर द आउटपुट ऑफ द पॉल्यूटेंट। इट इज द देयर आर norm are the standard which are prepare for output of pollutant by ignition engine। इनके कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए और इन स्टैंडर्ड की बेसिस पर इंजन बनाए गए कि वो इंजन ऐसा इतनी एफिशिएंटली से बर्न करें कि हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा ना निकले, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा ना निकले, नॉक्सेस बहुत ज़्यादा ना निकले, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ना निकले। यूरोप में इन नॉर्म को यूरो नॉर्म के नाम से जानते हैं, यूरो नॉर्म के नाम से जानते हैं, जैसे कि यूरो नॉर्म 1, यूरो नॉर्म 2, यूरो नॉर्म 3 एटसेट्रा एंड सो ऑन। इन्हीं यूरो नॉर्म को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी, याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने यहां पर भारत स्टेज, इंडियन गवर्नमेंट का मतलब है भारत रिलेटेड द इंडियन, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड क्रिएट किए। जैसा यूरोप में डिसाइडेड था कि बहुत हाइड्रोकार्बन नहीं निकलने चाहिए कंबशन करते वक्त, वैसा ही डिसीजन लिया गया इंडिया में कि इंडिया में भी ऐसे इंजन बनाए जाएंगे, गाड़ियों के, कारों के, ट्रकों के या बसों के ऐसे इंजन बनाए जाएंगे जो ज़्यादा पोल्यूशन ना करें, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें, नॉक्सेस ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें और SO2 को ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें। ऐसा तक माना जाता है कि हम लोगों ने भारत स्टेज के इंजन्स को या भारत स्टेज के नॉर्म को यूरोप के नॉर्म से बेटा कहीं ना कहीं बेटा उनसे रिलेट किया। जैसे जो यूरोप का नॉर्म 1 है, यूरो नॉर्म 1 है, इसे BS1 बोला गया, भारत स्टेज 1। जैसे यूरो नॉर्म 2 है, इसे BS2 बोला गया। जैसे कि यूरो नॉर्म 3 है, इसे BS3 बोला गया एंड सो ऑन। और इस तरीके से नए नए इंजन बनाए जाते रहे और इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता रहा। इनकी एक हिस्ट्री है,
वो हिस्ट्री बिना पढ़े आप लोग इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो वो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और फिर उस हिस्ट्री के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यूरो नॉर्म और द BSES भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, ये वो लॉफुल स्टैंडर्ड है जो डिसाइड करते हैं कि कितना हाइड्रोकार्बन इंजन से निकलना चाहिए, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड इंजन से निकलनी चाहिए, कितनी नॉक्सेस, कितनी SO2 इंजन से निकलनी चाहिए ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसको हम लोगों ने यूरोपियन कंट्री से रिलेट किया है। यूरोपियन कंट्री में इनको यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो नॉर्म 1, यूरो नॉर्म 2, यूरो नॉर्म 3 और 4 के नाम से जाना जाता था। उसी को इंडिया में भारत स्टेज के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इनकी एक छोटी सी हिस्ट्री है जो आप सबको मालूम होनी चाहिए और वो हिस्ट्री जरूरी है इंडिया में समझना। इंडिया में 29 अप्रैल आपको याद रखना पड़ेगा, इट वॉज 1999। यहां पर एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जिसका एनसीईआरटी में जिक्र भी है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी जनरेट की गई। और इस ऑटो फ्यूल पॉलिसी के दौरान हम लोगों ने कहा कि हमारे फ्यूल का जो कंबशन होना चाहिए, उस कंबशन को करने वाले इंजन से जो पॉल्यूटेंट निकलना चाहिए, उसका एक परमिसिबल रेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉल्यूशन निकल रहा हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। और 29 अप्रैल में यूरो नॉर्म 1 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। यूरो नॉर्म 1 को, इस यूरो नॉर्म 1 को हम लोगों ने पहले उस समय भारत स्टेज के नाम से नहीं जाना गया था, केवल यूरो नॉर्म 1 के नाम से जाना गया। और यह माना गया कि 1 जून 1999 से ये फॉलो होना चाहिए, इंडिया में इन नॉर्म को फॉलो करना जाना चाहिए। इसके बाद यूरो नॉर्म 2 का जो स्टैंडर्ड था वो इंडिया में 1 अप्रैल, याद रखना, 1 अप्रैल 2000 से लागू हो गया। पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने 29 अप्रैल 1999 में डिसाइड किया कि ऑटो फ्यूल के पॉलिसी के दौरान जो कंबशन इंजन होंगे उनमें पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करने वाले जो इंजन होंगे उनका एक परमिसिबल रेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाए। और उसी साल 99 भी 1 जून 1999 में ये अप्लाई किया गया ज्यादातर शहरों में 4 व्हीलर्स के लिए बेटा ये अप्लाई किया गया। लेकिन उसके अगले साल यूरो नॉर्म 2 नाम का जो नॉर्म है वो 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया। इसीलिए हम इंडियन गवर्नमेंट में ऑटो फ्यूल पॉलिसी के नॉर्म स्टैंडर्ड को सन 2000 से मानते हैं। हम मानते हैं कि सन 2000 से हमने नॉर्म फॉलो किए। अब कई बार ये बोलते हैं कि सर आप उतनी देर से नॉर्म बता रहे हैं, ये नॉर्म एक्चुअली हैं क्या? आप इजीली बेटा गूगल करिए, नॉर्म मिल जाएंगे कि NO2 कितनी कंसंट्रेशन में आना चाहिए, SO2 कितनी कंसंट्रेशन में आना चाहिए, CO2 कितनी कंसंट्रेशन में आना चाहिए। वो हमारी टॉपिक का पार्ट नहीं है। बस ये याद रखो, कुछ नॉर्म डिसाइड किए गए। याद रखना, ये इस ऑटो फ्यूल पॉलिसी के बाद आई एक न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी। याद रखना, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी। और इसी न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी का जिक्र है हमारी एनसीईआरटी में। और इस न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी को अक्टूबर 2010 से लागू किया गया। और अक्टूबर 2010 से जब लागू किया गया तो हम लोगों ने यहां पर जो यूरो नॉर्म लागू कराए वो थे यूरो नॉर्म 3। और इस दौरान यूरो नॉर्म 3 जब हम लोगों ने बेटा अप्लाई कराए, तब हमने भारत स्टेज थर्ड नाम का एक स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया जो कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड था। याद रखना, वो नॉर्म जो यूरोप में यूरो नॉर्म 3 के नाम से चल रहे थे, लगभग वैसे ही या उनमें थोड़ा बदलाव करके भारत स्टेज थर्ड के रूप में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ नॉर्म लगाए। अब की बार जो ये नॉर्म थे ये हमारे देसी नॉर्म थे, हमारे इंडियन नॉर्म थे। यूरोप के नॉर्म को हमने कॉपी जरूर किया था, लेकिन उनमें थोड़ा सुधार करके हमने खुद अपने नॉर्म बनाए थे। उसके पहले देखिए, हम केवल यूरो नॉर्म 1 और यूरो नॉर्म 2 यूज कर रहे हैं, तब तक भारत स्टेज शब्द नहीं था। लेकिन अक्टूबर 2010 तक आते आते हमने अपना नॉर्म प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज भारत स्टेज 3।
जो कि यूरो नॉर्म 3 पर एप्लीकेबल था। पहला क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए कि जब जो बात 1999 में चालू हुई थी और 2000 में आते आते अप्लाई कर दी गई थी, उसको चेंज करके भारत स्टेज लाने तक 10 साल कैसे लग गए। याद रखना, वाई वी टेक 10 years, हमने तुरंत ही यूरो नॉर्म 3 क्यों नहीं लगा दिया या और अच्छे स्टैंडर्ड क्यों नहीं लगा दिए। याद रखना, इन 10 सालों तक हम एफिशिएंट इंजन बनाने में लगे रहे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बसों और कारों से कहेंगे कि आप कल से यूरो नॉर्म तीसरा यूज करना है, अब आप लोग पोल्यूशन कम करिएगा। नहीं, अगर वो पोल्यूशन कम करवाना है तो इंजन हमें अच्छे बनाने पड़ेंगे, और अगर अच्छे इंजन बनाने पड़ेंगे तो अगर अच्छे इंजन बन गए तो पोल्यूशन कम होने लगेगा। बड़ा ऑब्वियस बात है। तो ये 10 साल इंडियन गवर्नमेंट को लग गए, टाटा जैसी कंपनीज को, महिंद्रा जैसी कंपनीज को, या इंडिया में काम करने वाली किसी भी कार कंपनीज को 10 साल लग गए एफिशिएंट इंजन बनाने में, और उन एफिशिएंट इंजन बनाने में इतना टाइम लग गया। और बोला जाता कि 2010 तक आते आते भारत स्टेज 3 हमारे देश में लग गया, और हमारे देश में अक्टूबर 2010 के बाद से भारत स्टेज 3 फॉलो होने लगा। तो आपको याद रखना है कि हमने व्हीकल कैसे बताए थे, आपको याद रखना है। और आपकी बुक में एक चार्ट है, मैं बड़ी आसानी से वो चार्ट पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 273। पहला चार्ट है 4 व्हीलर का, और 4 व्हीलर में बताया गया हमें कि 4 व्हीलर में अक्टूबर 2010 से भारत स्टेज 3 लग चुका था, भारत BS3 लग चुका था। इसके अलावा 3 व्हीलर्स में भी अक्टूबर 2010 में जो भी इंजन थे वो BS3 टाइप ही थे। इसके बाद 2 व्हीलर्स में भी अक्टूबर 2010 तक आते आते BS3 लग चुका था। अब देखिए, रट्टा नहीं मारना तो आसान से देखो, तुम इस डेट को देखो, ये कॉमन है अक्टूबर 2010 से, और ये बेटा डाटा भी कॉमन है, BS3 हर व्हीकल में लग गया था। चाहे 2 व्हीलर चलाओ, मोटरसाइकिल लगाओ, चाहे 3 व्हीलर चलाओ, चाहे 4 व्हीलर चलाओ, कार भी चलाओगे तब भी आपको BS3 वाला इंजन यूज करना पड़ेगा, वो नॉर्म जो BS3 के नॉर्म में यूज हो रहा। चाहे आप 3 व्हीलर चलाओ, चाहे 2 व्हीलर चलाओ, चाहे 4 व्हीलर चलाओ, अक्टूबर 2010 के बाद से आपको याद रखना BS3 वाली चीजें ही यूज करनी थी, याद रखना। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक और प्रयोग किया था, वो केवल 4 व्हीलर के लिए किया गया था। देखिए, मैंने अलग कलर से लिखा है, केवल 4 व्हीलर्स के लिए किया था। और वो बेटा प्रयोग था कि इन 4 व्हीलर पे उन्होंने BS4 इंजन यूज करने चालू कर दिए थे। याद रखना, बाकी सब जगह पर BS3 है, लेकिन 4 व्हीलर में, कुछ 4 व्हीलर में उन्होंने BS4 इंजन यूज करना चालू किए थे, और इसको अप्लाई किया था सिंस अप्रैल 2010, अप्रैल 2010 से। तो जिस समय पर 4 व्हीलर BS3 में चल रहे थे, उसी समय पर कहीं पर 4 व्हीलर बेटा BS4 में भी चल रहे थे। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर BS3 में तो चल ही रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर BS4 वाले इंजन भी थे। और ये कौन सी ऐसी जगह हैं, तुम आप पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हो कि ये कौन सी ऐसी जगह है। केवल ऐसा प्रयोग 13 सिटीज में किया गया था, केवल 13 सिटीज थी जिनमें BS4 इंजन यूज किए गए थे 2010 में। ऑल्दो 2010 में BS3 सब जगह थे, लेकिन BS4 वाले इंजन केवल 13 सिटीज में थे। और इन सिटीज में कुछ नाम है जो आपकी NCERT देती है। एक तो दिल्ली है, दूसरा NCR है, NCR में गुड़गांव है, गुरुग्राम है, आजकल आप लोग जानते हैं, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, ये सब सिटीज हैं, दिल्ली, NCR। इसके अलावा बेटा चेन्नई था, इसके अलावा कोलकाता था, इसके अलावा बेंगलोर था, इसके अलावा कानपुर, हमारा अपना सिटी कानपुर था, लखनऊ था, सूरत था, सोलापुर था।
एटसेट्रा। लगभग 13 सिटीज ऐसे सिटीज थे जिनमें 2010 तक आते आते BS3 के साथ साथ BS4 भी यूज किया जाने लगा। सच बताएं, ये बात और आगे बढ़ चुकी है। अप्रैल 2020 तक आते आते, अप्रैल 2020 तक आते आते इंडिया में BS6 इंजन यूज किए जाने लगे हैं। BS6। सो अगर अभी का क्वेश्चन आएगा, रिसेंट का क्वेश्चन आएगा, तो वो BS4 का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, BS6 का क्वेश्चन पूछेंगे कि इस समय पर इंडिया पे अप्लाई होने वाले, इंडिया में जितने भी इंजन पाए जा रहे हैं उन इंजन में वो इंजन किस नॉर्म को फॉलो करते हैं। भारत स्टेज 6 वाले नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री दी है इसको पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने पढ़ाया। प्लीज एक बार इसे रिवाइज करिए, बहुत कम डेट्स हैं। अगर आपने अभी मैंने नहीं लिखी तो याद करो, 29 अप्रैल 1999 में यूरो नॉर्म 1, फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि 1 जून से 2099 से यूरो नॉर्म 1 होगा। फिर सन 2000, अगर आप कुछ नहीं याद रखते तो सन 2000 याद रखिएगा, यूरो नॉर्म 2 को यूज किया गया। यूरो नॉर्म से यूरो नॉर्म 2 से 3 तक आते आते 10 साल लग गए। अक्टूबर 2010 तक आते आते यूरो नॉर्म 3, क्योंकि हमें एफिशिएंट इंजन बनाने पड़े। इसके अलावा 2010 तक आते आते जो 4 व्हीलर थे उनमें BS3 अनिवार्य था, 3 व्हीलर में BS3 अनिवार्य था, 2 व्हीलर में भी BS3 अनिवार्य था। लेकिन 13 ऐसे सिटीज थे जिनमें BS3 नहीं चल रहा था बल्कि BS4 चल रहा था। उन 13 सिटीज के नाम आपको याद रखने, दिल्ली है, NCR है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, कानपुर है, आगरा है, सोलापुर है, एटसेट्रा। ये सब NCERT में दिए हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फिर जो लास्ट डाटा आपको याद रखना है वो है 2020 तक आते आते, इस साल तक आते आते, 2020 तक आते आते क्या हुआ। अभी मार्च के बाद, कोरोना के कुछ दिनों बाद अप्रैल में हम लोगों ने नए नॉर्म फॉलो किए हैं। अब जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, इवन 2 व्हीलर्स भी, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो बुलेट्स हैं, ये जो इनफील्ड वगैरह है, इनका पुराना मॉडल चेंज हो चुका है और नई कारों का भी मॉडल चेंज हो चुका है। अब जो नए इंजन आ रहे हैं उन्हें हम लोग BS6 इंजन बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखे होंगे आपके सामने, BS6 इंजन, भारत स्टेज 6। सो ये भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड पॉलिसी नॉर्म 6 को फॉलो करते हैं, 6 नॉर्म को फॉलो करते हैं। ओके, अच्छा, अगर हमने अच्छे इंजन बनाए हैं तो इन इंजन पे यूज होने वाले फ्यूल को भी हम लोगों ने चेंज किया होगा, फ्यूल के भी कुछ नॉर्म पैदा किए होंगे। ऐसा माना जाता है कि यूरो 3 नॉर्म में, याद रखना, यूरो 3 नॉर्म में फ्यूल के भी कुछ नॉर्म दिए गए थे कि फ्यूल में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 273 में फ्यूल के कुछ नॉर्म दिए गए हैं। जैसे यूरो 3 में, याद रखना ये यूरो 3 के बारे में, ये इट इज नॉट फॉर द BS6। यूरो 3 के नॉर्म में बताया गया था कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, इनका जो अमाउंट होना चाहिए वो डीजल में लगभग 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए और पेट्रोल में 150 ppm तक होना चाहिए, 150 पार्ट्स पर मिलियन। आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे। ओके, सॉरी, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। याद रखना फ्यूल नॉर्म में ये सल्फर का कंटेंट है, सल्फर कंटेंट, यानी जो फ्यूल में सल्फर है उसका कंटेंट डीजल में 350 ppm होना चाहिए और पेट्रोल में लगभग 150 ppm होना चाहिए, याद रहे। दूसरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो परसेंटेज है वो टोटल फ्यूल में लगभग 42% था। और इवन रिसर्चेस चल रही थी जो इन सल्फर कंटेंट को और कम करना चाहती थी, लेसर करना चाहती थी, और वो चाहते थे कि इन नॉर्म में जो सल्फर कंटेंट है इसको रिड्यूस्ड कर दिया जाए, अबाउट 50 ppm, 50 ppm तक रिड्यूस कर दिया जाए, बोथ इन पेट्रोल
एंड डीजल। इसके अलावा यह भी कोशिश की गई कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिनका की परसेंटेज लगभग 42% हुआ करता था, इसको लगभग 35% तक रिड्यूस किया जाए। सो दीज आर द फ्यूल नॉर्म। और अगर हमने फ्यूल में बदलाव किए, अगर हमने यूरो 3 के फ्यूल में बदलाव किए, तो हमें इंजन को एफिशिएंट करना पड़ेगा। और इन्हीं एफिशिएंट इंजन को बनाने के लिए इंडिया में भारत स्टेज 3rd इंजन प्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा BS4 इंजन भी प्रोड्यूस किए गए, जो इस नॉर्म को और कम करने के चक्कर में थे। सल्फर कंटेंट को लगभग 50 ppm तक लाना चाह रहे थे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को 42 से 35% तक लाना चाह रहे थे। You got my point? सो आपको मालूम है ये जो BS है ये इंडियन का अपना है, जो बेटा यूरो से रिलेटेड है, यूरोप से रिलेटेड है। और इस तरीके से कहते हैं 1997 से लेकर 2005 तक आते आते हमने दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी कम कर दिया। दिल्ली पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया था। यस, याद रखें ये डाटा 2005 का है, लेकिन आपको मालूम है 2019 और 2020 में दिल्ली फिर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है और उससे भी बचने के उपाय किए जा रहे हैं। सो यहाँ तक आते आते NCERT में दिए गए एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैंने आज कंप्लीट कर दिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो वाटर पॉल्यूशन का होगा। सो आप अपनी NCERT से अटैच रहें और इसे पढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फॉर वाटर पॉल्यूशन। और एक बात और कि हम लोग क्रैश कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी 7 या 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा, कल परसों से शुरू हो जाएगा। सो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगा और उसके क्या तरीके होंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।